इतिहास में पता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक सम्राट की, कनिष्क प्रथम। जब हम कनिष्क की बात करते हैं तो सिर्फ एक विजेता की कहानी नहीं है। उनकी कहानी असल में संस्कृतियों के संगम की कहानी है। उनका साम्राज्य सिर्फ जीती हुई जमीनों का ढेर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी जगह थी जहां विचार, कला और धर्म सब एक साथ मिल रहे थे। और यही यही उनकी असली विरासत है। तो आखिर कौन था ये कनिष्क प्रथम? क्या खास था इस शासक में जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, कनिष्क की कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब उनके साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि देखिए, कुषाण हमेशा से सम्राट नहीं थे। उनकी कहानी तो कहीं और से शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है सेंट्रल एशिया के एक नोमैडिक ट्राइब यूएजी से। सोचिए, एक घुमंतू कबीला जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। धीरे धीरे ये लोग माइग्रेट होकर आज के अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में आए और यहीं बस गए। और बस यहीं से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। तो देखिए, इस साम्राज्य की नींव रखी कुजुल कड़फिसियस ने। फिर आए विम कड़फिसिस, जिन्होंने इसे और मजबूत बनाया। एक तरह से स्टेज तैयार हो रहा था। और फिर एंट्री होती है कनिष्क प्रथम की। और उनके आते ही ये साम्राज्य अपने गोल्डन एज, अपने सबसे शक्तिशाली दौर में पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ये साम्राज्य इतना खास क्यों था? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा था, नहीं, इसकी लोकेशन वो कमाल की थी। कनिष्क का साम्राज्य एक तरह से दुनिया का चौराहा था, एक ऐसा जंक्शन पॉइंट जहां उस जमाने की सारी बड़ी बड़ी शक्तियां आकर मिलती थीं। जरा अंदाजा लगाइए इसके फैलाव का। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वाराणसी तक, और उत्तर में सेंट्रल एशिया से लेकर दक्षिण में मथुरा तक। इतना विशाल साम्राज्य, और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था उस दौर के सबसे अहम ट्रेड रूट सिल्क रोड पर कब्जा। और सिल्क रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये तो उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन थी, उसकी धड़कन थी। तो हुआ ये कि कनिष्क का साम्राज्य दुनिया के ट्रेड का सेंटर बन गया, एक ग्लोबल हब। और जाहिर है, जब आप ट्रेड के सेंटर में होते हैं तो पैसा भी आता है और पावर भी। इसी वजह से ये साम्राज्य इतना अमीर और इतना प्रभावशाली बना। इसको ना एक ग्रेट ट्रेड ट्रायंगल की तरह समझ सकते हैं। एक कोने पर था रोमन एम्पायर, दूसरे पर चाइनीज एम्पायर, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल था वो था कनिष्क का कुषाण साम्राज्य। कमाल की स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। लेकिन कनिष्क की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और व्यापार की नहीं है, बल्कि इतिहास उन्हें जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा याद करता है वो है धर्म और कला के संरक्षक के तौर पर। इसी रोल में उन्होंने पूरे एशिया को एक नई विजन, एक नई दृष्टि दी। अक्सर उनकी तुलना सम्राट अशोक से होती है, और ये तुलना बहुत सही भी है। सोचिए, अगर अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के अंदर एक मजबूत नींव दी, तो कनिष्क वो शासक थे जिन्होंने इसे भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर पूरे एशिया तक पहुंचाया। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? एक बहुत बड़ा कदम था कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाना। ये इवेंट बौद्ध धर्म के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट, एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी काउंसिल में महायान बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया गया, उन्हें ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली। और यहीं से महायान बौद्ध धर्म एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। और फिर वो भारत से निकलकर चीन, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया सब जगह फैला। कह सकते हैं कि कनिष्क की वजह से ही बौद्ध धर्म एक ग्लोबल धर्म बनने की राह पर चल पड़ा। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात, पता है, इसी दौर में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां इंसान के रूप में बननी शुरू हुईं। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी बदलाव था, क्योंकि इससे पहले बुद्ध को सिर्फ सिंबल्स जैसे कि उनके पदचिन्ह या बोधि वृक्ष के जरिए ही दिखाया जाता था। ये कमाल हुआ एक नई आर्ट स्टाइल के तहत, जिसे हम गांधार कला कहते हैं। इसमें इंडियन और ग्रीक आर्ट का एक शानदार फ्यूजन, एक संगम देखने को मिलता है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि ये एक बिल्कुल नई विजुअल लैंग्वेज का जन्म था, जिसने बौद्ध कहानियों को कहने का अंदाज ही बदल दिया। और ऐसा नहीं था कि कनिष्क का दरबार सिर्फ ताकत का केंद्र था, वो ज्ञान का भी केंद्र था। अश्वघोष जैसे महान कवि जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, और नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक, ये सब उनके दरबार की शान थे। इससे पता चलता है कि वो दौर इंटेलेक्चुअली कितना रिच था।
400 फीट, सोचिए करीब 400 फीट ऊंचा। कनिष्क ने पेशावर में एक विशाल स्तूप बनवाया था जो उस जमाने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उसकी ताकत और उसकी आस्था दोनों का सिंबल था। तो आखिर में कनिष्क की विरासत है क्या? क्या वो सिर्फ एक साम्राज्य था? नहीं, उनकी विरासत उनकी सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलते हैं उनके सिक्कों में। सोने और तांबे के सिक्के। इन पर सिर्फ बौद्ध प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ईरानी, ग्रीक और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी हैं। ये सिर्फ टॉलरेंस या सहिष्णुता नहीं थी, ये एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश थी जिसमें हर कल्चर, हर धर्म के लोग खुद को देख सकें। तो संक्षेप में कहें तो उनकी विरासत यही है, अ मीटिंग ऑफ कल्चर्स, संस्कृतियों का संगम। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें पूरब और पश्चिम को सिर्फ व्यापार के रास्तों से नहीं, बल्कि विचारों, कला और आस्था के धागों से भी जोड़ा। तो कनिष्क का दौर सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है कल्चरल फ्यूजन की, धार्मिक विस्तार की और एशियाई इतिहास में आए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ एक लीडर का विजन, उसकी दूरदृष्टि न सिर्फ अपने समय को बल्कि आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया को एक नया आकार दे सकती है।